हेलो प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। दोस्तों, आज की वीडियो में जो बिहार पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, मॉडल पेपर 2020 सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन सॉल्व कराए गए थे पिछले वीडियो में, तो इस वीडियो में 10 क्वेश्चन आज देखेंगे। ठीक है, तो चलिएगा 11 नंबर क्वेश्चन से शुरू करना है। ठीक है, और देखिए आपका जो पॉलिटेक्निक का जो परीक्षा होगी, अभी तो इसका ऑनलाइन फॉर्म भी नहीं हुआ है, स्टार्ट होगा वैसे तो इस महीने या अगले महीने में स्टार्ट हो जाएगा। और जो बिहार यूपी पॉलिटेक्निक का है वो आपका सितंबर में 12 से 15 सितंबर के बीच आपकी सारी परीक्षाएं हो जाएंगी। ठीक है, यदि लॉकडाउन ना लगे, कोरोना की जो है तीसरी लहर ज़्यादा ना बढ़े तो आपकी पेपर हो जाएगी। ठीक है, तो चलिएगा हम लोग बात करते हैं बिहार पॉलिटेक्निक की। तो इसमें 11 नंबर क्वेश्चन से शुरू करना है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन से देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक समतल दर्पण पर 35 डिग्री के कोण पर एक प्रकाश आपतित होती है तो थीटा का मान बताइए। आपको डायग्राम दिख रहा होगा, डायग्राम मैं बना भी दे रहा हूं। ठीक है, एक हमारा क्या है, समतल दर्पण है, और इस समतल दर्पण पे एक जो किरण है वह 35 डिग्री पे क्या हो रही है, आपतित हो रही है। तो इस पे हम अभिलंब खींचते हैं, एक जो इस दर्पण से क्या हो, लंबवत हो, क्या हो, ये लंबवत हो। ठीक है, और ऐसे क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है किरण। तो इस थीटा को यानी इस कोण को हमें बताना है। ठीक है, तो चलिएगा, आपको पता है जब भी वस्तु कोई पैरेलल हो यानी जब लंबवत होती है, तो ये लंबवत है तो ये थीटा कितने का बनता है, 90 डिग्री का बनता है। ठीक है, 90 डिग्री का बनता है। तो हम यहां से कोण आई निकाले, कोण आई यानी आपतन कोण, आपतन कोण। आपतन कोण क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे प्रकाश के परावर्तन में। ठीक है, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आपतन कोण को कोण आई से दर्शाते हैं और परावर्तन कोण को आर से दर्शाते हैं। ठीक है, तो देखिए वो किसके किसके बीच बनता है, तो अभिलंब, ये हमारा अभिलंब है, अभिलंब, और ये जो हमारी आपतित किरण है, आपतित किरण। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच ये वाला जो एंगल है ये क्या है, हमारा आई है। उसी तरह अभिलंब और परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो बनने वाला कोण होता है इसे क्या कहते हैं, आर। आर यानी कोण आर क्या होता है, परावर्तन कोण या परावर्तित कोण, उसी को बोलते हैं परावर्तन कोण ही लिख लीजिए, आपतन कोण और परावर्तन कोण। ठीक है, और अपवर्तन के नियम से परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से आप पढ़े होंगे क्या होता है, कोण आई बराबर क्या होता है, कोण आर होता है। ठीक है, और ये एक बात याद रखिएगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पे समझने वाली बात है कि हमारा जो है कोण यहां से लेकर यहां तक 90 अंश का है, क्योंकि ये अभिलंब जो खींचे इस दर्पण के तल पे 90 डिग्री का बनेगा, अभिलंब है। इस 90 में से इतना जो एंगल है ये वाला 35 है, तो ये कितना बचेगा, तो क्या हो जाएगा, कोण आई बराबर क्या हो जाएगा, 90 माइनस 35 कितना हो जाएगा, 55 अंश। कितना हो जाएगा, 55 अंश। ठीक है, और परावर्तन के नियम से कोण आई बराबर कोण आर होता है, तो क्या हो जाएगा, कोण आई बराबर कोण आर, यानी इसका मतलब कोण आर बराबर भी क्या हो जाएगा, 55 अंश। कोण आर बराबर भी क्या हो जाएगा, 55 अंश। अब ये भी ये वाला जो भी कोण है आर, ये भी कितना हो गया, 55 अंश। तो ये भी तो हमारा 90 एंगल होगा, क्योंकि अभिलंब है तो इधर 90 अंश, इधर 90 अंश, और एक सीधी रेखा पे 180 अंश का कोण बनता है। ये तो 90, ये 90, 80 हो जाएगा। ठीक है, तब ये हो गया 90। अब 90 में से ये 55 है तो ये कितना बचेगा, 35, क्योंकि 90 में से 35 घटाए तो 55, तो 90 में से 55 घटाएंगे तो 35, यानी जो थीटा एंगल है, थीटा एंगल वो कितना आ जाएगा, हमारा 35 अंश का ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 35 अंश का ही आ जाएगा। ठीक है, तो जो कोण होगा वो कितना होगा, 35 अंश का ही होगा। बस आपको बात याद रखना है कि जो परावर्तन का नियम होता है कोण आई बराबर कोण आर, तो ये जो है आई होगा, ये आर होगा,
ये एंगल पता है, आपको पता है इतना 90 अंश होगा, तो घटा देंगे तो कोण आई आ जाएगा, कोण आई बराबर कोण आर हो जाएगा, फिर ये 90 होगा, 90 में से फिर इतना घटा देंगे तो ये कोण मालूम चल जाएगा। ठीक है, चलिएगा 35 अंश ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 11 का ऑप्शन नंबर ए। ये आपको समझाने में इतना समय लगा है, नहीं तो आप इसको आपका 1 सेकेंड भी नहीं लगा होता, इसको आप ठीक कर जाएंगे। ठीक है, चलिएगा अगला देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण किसी बिंदु पर प्रकाश को केंद्रित करने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी ऐसा दर्पण बताइए जो किरण आ रही होंगी तो उसको एक तरफ एकत्रित कर देगा, यानी एक जगह एकत्रित कर देगा, अर्थात अभिसारी कर देगा, यानी अभिसारी पुंज बनाएगा। ठीक है, कौन सा पुंज बनाएगा? अभिसारी पुंज। पुंज मतलब होता है समूह। ठीक है, तो अभिसारी मतलब कई किरणें एक जगह पे क्या हो रही होंगी? मिल रही होंगी, इससे क्या कहते हैं हम लोग? अभिसारी पुंज कहते हैं। एक होता है अपसारी पुंज। अपसारी पुंज मतलब किरण एक बिंदु से फैल रही होती हैं ऐसे, ये होता है हमारा अपसारी पुंज। ठीक है, और तीसरा होती है समांतर किरणें, जो एक दूसरे से क्या होती हैं? समान दूरी पे, यानी हर जगह समान दूरी होती है, पैरेलल होती है। ठीक है, तो हमें बताना है कि एक ऐसा दर्पण बताइए जो अभिसारी पुंज बनाता हो, यानी किरणों को एक जगह एकत्रित करता हो। ठीक है, तो हमारे दर्पण, गोली दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? तो एक अवतल दर्पण और एक क्या होता है? उत्तल दर्पण। डायग्राम बना दे। हमारा अवतल दर्पण ऐसे होता है, इसके उभरे हुए भाग पे कलई किया गया होता है, जिससे ये वाला क्या होता है? ये वाला सतह परावर्तक बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो भी किरण डालेंगे वो क्या होता है? एकत्रित हो जाता है। ठीक है, एक जगह क्या हो जाता है? एकत्रित होता है। देखिए ये किरण गई, अब इधर से आके एक बिंदु पे मिल रही हैं, ये तो इधर से जा रही हैं और आके एक बिंदु पे मिल रही हैं। देखिए ये किरण एक बिंदु पे मिल रही, तो हमारा कौन सा बनाता है? अभिसारी पुंज। तो जो हमारा अवतल दर्पण होता है ये हमारा क्या होता है? अभिसारी पुंज बनाता है, इसलिए उसको हम बोलते हैं, एक और नाम दे देते हैं, अभिसारी दर्पण। अभिसारी दर्पण कहते हैं। ठीक है, और जो उत्तल दर्पण होता है ये किरणों को फैलाता है। क्या करता है? कि इसका ऐसे होता है, इसके दबे हुए भाग पे पालिश किया जाता है। ठीक है, इस पे जो किरण पड़ती है उसको क्या करता है? ये फैला देता है। ठीक है, इस पे जो किरण डालेंगे वो क्या करेगा? इसको फैला देगा ऐसे। ठीक है, फैलाने का काम करता है। तो इसको फैलाने का काम करता है, यानी अपसारी पुंज का निर्माण करता है, इसलिए इसको हम कहते हैं, इस दर्पण को अपसारी दर्पण। अपसारी दर्पण। ठीक है, अपसारी दर्पण भी कहते हैं। तो हमसे पूछा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण किसी बिंदु पर प्रकाश को केंद्रित करने में प्रयोग किया जाता है, यानी प्रकाश आ रही होंगे उसको एक जगह पे केंद्रित करना है, तो किस दर्पण का प्रयोग करेंगे? अभिसारी दर्पण, यानी अभिसारी कर उस किरणों को एक जगह एकत्रित करे, तो कौन सा है हमारा? अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण। यही लेंस की बात करें तो मैंने बताया कि जो अवतल दर्पण, यानी जो दर्पण में अवतल दर्पण उत्तल दर्पण की जो प्रतिबिंब बनने की कंडीशन है लेंस में चेंज हो जाती है, यानी अवतल दर्पण का ऑपोजिट क्या होगा? उत्तल लेंस होगा, और उत्तल दर्पण का यानी उत्तल का अपोजिट क्या होगा? अवतल। तो अवतल लेंस। ठीक है, मैंने बताया कि जो चिन्ह प्रॉपर्टी का नियम है वो चेंज नहीं होता है, लेकिन इसके जो प्रॉपर्टी हैं, गुण हैं, जैसे प्रतिबिंब बनने की स्थिति या जो ये अभिसारी अपसारी, ये चेंज हो जाता है। हमारा अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, तो लेंस में उत्तल लेंस को हम क्या कहेंगे? अभिसारी दर्पण। अभिसारी लेंस कहेंगे। ठीक है, और यहाँ पे उत्तल दर्पण को हम अपसारी दर्पण कर रहे हैं, तो उत्तल का अपोजिट क्या होगा? अवतल। तो इस अवतल को कहते हैं हम अपसारी लेंस। अपसारी लेंस, यानी लेंस में बात करें तो जो उत्तल लेंस है ये भी क्या करता है? किरणों को एकत्रित करता है, और दर्पण में अवतल दर्पण देखिए अपोजिट है एक दूसरे का। मैंने बताया ना कि दर्पण जो होता है उसके जो प्रतिबिंब बनने की कंडीशन है
या जो और भी कंडीशन है वो चेंज हो जाती है अपोजिट। अवतल का उत्तल, तो लेंस में उत्तल हो जाएगा। जो अवतल की जो प्रॉपर्टी होगी, ये जो प्रतिबिंब बनाने की जो कंडीशन होती है वो लेंस में उत्तल लेंस की हो जाती है, और जो दर्पण में उत्तल दर्पण की होती है वो लेंस में अवतल लेंस की हो जाती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई है। तो एकत्रित कौन करेगा? दर्पण की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमारा कौन करेगा? अवतल दर्पण। यही लेंस की बात करते तो उत्तल लेंस। यदि आपको ऑप्शन में मिल जाए कि अवतल दर्पण, ठीक है, आपको ऑप्शन में मिल जाए क्या कि अवतल दर्पण और उसी में मिल जाए उत्तल लेंस, ठीक है, तो इन दोनों को हम टिक करेंगे, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस। ठीक है, यदि ऐसा ऑप्शन हो कि ऑप्शन दे दे ऐसे आपका कि समतल दर्पण, अवतल दर्पण, सी में दे दे अवतल दर्पण उत्तल लेंस दोनों, और डी में दे दे उत्तल लेंस, तो किसको मारेंगे आप? अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों क्या होते हैं? प्रकाश को एक जगह पे केंद्रित करने में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ दर्पण दिया है, तो हमारा दर्पण कौन सा हो जाएगा? अवतल दर्पण, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 12 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आई होगी? बिल्कुल एकदम डिटेल में समझाए हैं, टाइम लेकर समझाए, इसीलिए मैंने कम क्वेश्चन उठाया है। कम क्वेश्चन उठाएंगे, पूरी समझते हुए उसको चलेंगे। ठीक है, नोट करिएगा इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करिएगा, चलिए अगला देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 13 नंबर क्या कह रहा है इसमें? कह रहा है कि एक लड़का समतल दर्पण से 3 मीटर की दूरी पर दर्पण के सामने खड़ा है। यदि लड़का 1 मीटर पीछे की ओर गति करता है तो लड़के और प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी। समझिएगा, ये हमारा क्या है? दर्पण है, समतल दर्पण, समतल दर्पण। तो समतल दर्पण की एक प्रॉपर्टी पढ़े होंगे कि समतल दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु होगी, कोई भी वस्तु होगी, तो जो उसका प्रतिबिंब बनेगा, मान लीजिए x दूरी पे है, तो जो उसका प्रतिबिंब बनेगा x दूरी पे ही बनेगा, सीधा और आभासी, और वस्तु के बराबर ही बनता है, वस्तु की लंबाई के बराबर बनता है। इतना सबको पता है इसका नियम। ठीक है, तो कह रहा है कि दर्पण से 3 सेंटीमीटर की दूरी पे है वस्तु, तो प्रतिबिंब भी दर्पण से कितनी दूरी पे बनेगा? 3 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा। ठीक है, 3 मीटर दिया है, सेंटीमीटर नहीं, 3 मीटर। करे ये जो लड़का है दर्पण से 3 सेंटीमीटर की दूरी पे खड़ा है, और ये क्या करता है कि 1 मीटर दर्पण से थोड़ा पीछे की तरफ जाते हैं, यानी इसको और बढ़ा के यहां पे ला दीजिए। ठीक है, यहां पे ला दीजिए। कितना इसको खसकाए हैं? 1 मीटर, यानी ये दर्पण से अब इसकी दूरी कितनी हो जाएगी? 4 मीटर। तो ये प्रतिबिंब भी तो इधर खिसकेगा, क्योंकि जब 1 मीटर ये गया तो प्रतिबिंब भी यहाँ से 1 मीटर इधर जाएगा, यानी प्रतिबिंब हमारा यहाँ पे आ जाएगा। 1 मीटर ये भी खिसकेगा। ठीक है, तो यहाँ से भी अब इसकी दूरी टोटल कितनी हो जाएगी? 4 मीटर। 3 मीटर ये, 1 मीटर ये, 4 मीटर। हमसे पूछा क्या है कि ये जो बच्चा है, ये जो लड़का है, इसके और इसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी? तो क्या होगी? बीच में तो दर्पण है, यहाँ पे ये लड़का है और यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बना है, तो इसके बीच कुल दूरी कितनी हो गई है? तो 4 ये और 4 ये, यानी ये जो टोटल दूरी हो जाएगी, ये जो टोटल दूरी, ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 4 + 4 = 8 मीटर। कितना हो जाएगा? 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर, 8 मीटर, 1 नहीं 8 मीटर। अब दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, 8 मीटर। बात समझ में आई है? बिल्कुल सिंपल था, सब लोग कर भी लिए होंगे। ठीक है, तो 8 मीटर। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 13 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की। 14 नंबर क्या कर रहा है कि रेटिना पर प्रतिबिंब कितने समय तक रहता है? रेटिना पे प्रतिबिंब कितने समय तक रहता है? तो जो रेटिना पे प्रतिबिंब होता है वह 1/10 सेकेंड के लिए रहता है। 1/10 सेकेंड के लिए, यानी जो सेकेंड है उसका 10वां भाग के बराबर होता है जो हमारा रेटिना पे प्रतिबिंब रहता है। जैसे मान लीजिए यदि यही टाइम थोड़ा ज़्यादा होता, मान लीजिए 1 सेकेंड 2 सेकेंड के लिए रहता, तो क्या होता? जैसे मान लीजिए मैं आपको देख रहा हूँ ना, जब मैं आपसे हटा कोई दूसरी वस्तु देखूंगा
तभी आप ही हमें दिखाई देंगे, क्योंकि जो रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है वही तो हमारा मस्तिष्क उसी को रीड करके दिखाता है वो वस्तु। ठीक है, तो प्रतिबिंब एक बट बहुत कम समय के लिए हमारे रेटिना पे रहता है, हमेशा मिटता है, उस पर कुछ लिक्विड बहते रहते हैं जो प्रतिबिंब को मिटाते रहते हैं। ठीक है, जैसे जैसे मिटता है जितना जल्दी, उसी तरह जैसे अभी मैंने आपको देखा तो आपका प्रतिबिंब बनेगा तो इमेज आपको रीड करेगा। ठीक है, जैसे मैंने आपसे नजर हटाई तो प्रतिबिंब मिट के फिर उसका प्रतिबिंब बन गया। तो ये बहुत ही कम समय होता है, 1/10 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड का 10वां भाग के बराबर जो प्रतिबिंब रहता है हमारे रेटिना पे ठहरता है। ठीक है, चलिएगा, यही यदि समय ज्यादा रहता तो आपको देख के जैसे हटते तो अभी तब भी आप ही हमें, इधर भी देखते तब भी आप ही हमें दिखाई देते, जब तक वो मिट ना जाता तब तक आप ही हमें दिखाई देते। ठीक है, चलिएगा, जैसे आप लोग देखे होंगे कि कोई चमकीली चीजें उस पर देख के ऐसे पलके झपकाते हैं तो वो दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि वो भी अच्छी तरीके से मिट नहीं पाई रहती है। ठीक है, अच्छी तरीके से मिट नहीं पाई रहती है तो दिखाई देता है। बात समझ में आई है? चलिएगा, तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 1/10 सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई है? चलिएगा, आगे बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर में क्या करा है कि अपवर्तनांक की इकाई है। अपवर्तनांक की इकाई है, क्या होता है भाई अपवर्तनांक की इकाई? n बराबर क्या होता है? वायु में प्रकाश की चाल और बटे में माध्यम में प्रकाश की चाल। माध्यम में प्रकाश की चाल, तो इधर भी चाल आ रहा है, इधर भी चाल। चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। चाल का मात्रक मीटर पर सेकेंड, ये तो कट जाएगा ना, यानी ये मात्रक हीन है। क्या है? मात्रक हीन है, यानी जो अपवर्तनांक होता है इसका कोई मात्रक नहीं होता है। जो अपवर्तनांक होता है इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, तो हमारा मात्रक नहीं होता है। आप इसका डायोप्टर, डिग्री, मीटर मत मारिएगा, इनमें से कोई नहीं, यानी इसकी कोई इकाई नहीं है, इसका कोई मात्रक नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, डी करेक्ट कर लीजिए। बहुत आवाज लटपटा रही है तो क्षमा चाहेंगे, थोड़ी प्यास लग गई है। चलिए, और 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं, देख लेते हैं उसको भी। कह रहा है 16 नंबर क्वेश्चन में, ऑप्शनल है, सब इजी है। ठीक है, घबराइएगा मत, क्वेश्चन भी आएंगे, सारे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अभी तो ये 2020 का मॉडल पेपर है, फिर आगे भी देखेंगे कैसे कैसे आ रहे हैं, सब में ऑप्शनल आ रहा है या कैसा आ रहा है। ठीक है, चलिएगा, बहुत मॉडल पेपर है। यदि इतने मॉडल पेपर आपको सोल्यूशन करा दिया जा रहा है, कब से कब तक है आपका? 1997 से 2020 तक का है। ठीक है, तो बहुत है भाई, इतने में तो आप लोग एक्सपर्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिएगा, क्या कर रहा है ये 16 में कि मानव नेत्र किसके गुण का प्रयोग करता है? किसके गुण का प्रयोग करता है? ए में कह रहा है बेलनाकार लेंस के, उत्तल लेंस के, अवतल लेंस का, या समतल दर्पण के। सब लोग टिक कर लिए होंगे। कैसी जो हमारी आंख होती है उसका जो लेंस होता है कैसे होता है? इस मान लीजिए हमारी आंख है, तो इसमें जो हमारा लेंस होता है, लेंस, ठीक है, कैसा होता है? तो उत्तल लेंस की तरह होता है। कैसे होता है? ये हो जो हमारा नेत्र लेंस है, नेत्र लेंस है, और ये कैसा होता है? तो हमारा उत्तल लेंस होता है। ठीक है, उत्तल लेंस होता है। ठीक है, उत्तल लेंस। और इस लेंस की जो क्षमता होती है 1.44 होती है। ठीक है, नेत्र लेंस की क्षमता कितनी होती है? 1.44। बात समझ में आई है? चलिएगा, तो जो हमारा लेंस है मानव नेत्र में जो लेंस है हमारा, ठीक है, वो किसकी भांति कार्य करता है? तो हमारा उत्तल दर्पण की भांति कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है? उत्तल दर्पण की भांति क्या करता है? हमारा कार्य करता है। ठीक है, बात समझ में आई है? चलेगा, और ये इसका जो ये अपवर्तनांक है, क्षमता नहीं, ये क्या है? हमारा अपवर्तनांक है। क्षमता मैंने बोल दिया था ना, ये हमारा अपवर्तनांक है। अपवर्तनांक, ये जो n दिखा रहे हैं ना, यही है। ये जो नेत्र लेंस का अपवर्तनांक होता है 1.44, लगभग कांच के बराबर होता है। ठीक है, और ये किसकी भांति कार्य करता है? नेत्र लेंस उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसका? ऑप्शन उत्तल लेंस किस में दिया है?
बी में दिया है, यानी 16 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 16 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा। ये जो नेत्र लेंस है, एक बात और ध्यान लीजिएगा कि जो इसका ये वाला पृष्ठ है तो ये तो बाहरी सतह में आएगा ना, यानी जो इसका अगला सतह है इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, ज़्यादा, यानी फोकस दूरी ज़्यादा होती है। और जो इसका पिछला सिरा होता है इसका, यानी जो पिछला सिरा होता है सतह होता है उसकी वक्रता त्रिज्या कम होती है। ठीक है, चलिएगा, इतना समझ गए। आगे बात करते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की। चलिए 17 नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन 17 नंबर ना, चलिए इसको देखते हैं। कह रहा है कि एक सामान्य मानव नेत्र की दृष्टि परास है। एक सामान्य नेत्र के लिए दृष्टि परास यानी कितना से कितना, कितनी नजदीक से कितनी दूर तक की वस्तु को देख सकते हैं। एक सामान्य व्यस, एक सामान्य दृष्टि, एक सामान्य नेत्र, ठीक कितना होता है। तो सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु पड़े होंगे 25 सेंटीमीटर और दूर बिंदु अनंत होता है। यानी एक सामान्य नेत्र के लिए दृष्टि परास कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर से अनंत तक या अनंत से 25 सेंटीमीटर तक, यही हो गया ना। तो सामान्य नेत्र के लिए, सामान्य नेत्र की जो दृष्टि परास है, परास वो कितना होती है, तो 25 सेंटीमीटर से कितना होती है, इन्फिनिटिव, अनंत तक। ठीक है, 25 सेंटीमीटर से अनंत तक। ऑप्शन में करा है ए में अनंत से 25 मीटर, बी में करा है 1 किलोमीटर से 25 सेंटीमीटर, डी करा है 100 मीटर से 25 सेंटीमीटर और डी करा है अनंत से 25 सेंटीमीटर। तो आप लोग ए और डी में कंफ्यूजन मत होइएगा, सेंटीमीटर में है यहाँ पे, ये मात्रक याद रखिएगा सेंटीमीटर, ये ना कि अनंत से 25 मीटर पे आप टिक कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा। 25 मीटर नहीं 25 सेंटीमीटर, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 17 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, अनंत से 25 सेंटीमीटर। बात समझ में आई है, चलिएगा अगला देख लेते हैं 18 नंबर, यहीं पे छोटा सा ही है 18 नंबर। कह रहा है कि एक वर्णी प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो निम्नलिखित चित्रों में से कौन सही है। एक वर्णी प्रकाश यानी किसी एक रंग को हम प्रिज्म से गुजारे, प्रिज्म हमारा ऐसे होता है, चित्र में भी बनाया है आपको, तो गुजारते हैं तो जैसे ये जाएगा ऐसे। अपवर्तन का नियम आपको याद रहना चाहिए कि जब सघन से विरल में जाता है तो क्या होता है, या विरल से सघन में जाता है तो क्या होता है। क्या होता है, जब विरल से, विरल मतलब दूर दूर हो अणु, और सघन मतलब पास पास हो। ठीक है, तो जब विरल से सघन में जाएगा तो ये हमारा माध्यम क्या होगा, विरल होगा, ये हमारा सघन होगा और ये फिर हमारा क्या होगा, विरल होगा। तो जब विरल से सघन में जाता है तो अभिलंब की तरफ झुकता है। क्या होता है, अभिलंब की तरफ झुकता है। तो यहाँ पे हमारा ये अभिलंब होगा, तो जब ये जाएगा तो इसको ऐसे निकल जाना चाहिए, लेकिन ये क्या होगा, अभिलंब की तरफ झुकेगा। इसको ऐसे निकल जाना चाहिए लेकिन ये अभिलंब की तरफ झुकेगा। ठीक है, अभिलंब की तरफ झुक के फिर जैसे जाएगा इधर, अब यहाँ पे भी अभिलंब खींच दीजिए। अब देखिए, अब सघन से विरल में जाता है, तो जब सघन से विरल में जाता है तो अभिलंब से दूर भागता है, तो फिर क्या होगा, ये अभिलंब से, ये अभिलंब है हमारा, तो अभिलंब के पास न जाके अभिलंब से दूर भागेगा। यानी जो एकवर्णी प्रकाश है उसके लिए ये आपका क्या होगा, डायग्राम होगा, ऐसे होगा। प्रिज्म से जब गुजरेगा तो उसका ऐसा डायग्राम बनेगा। ठीक है, अब देखिए ऐसा डायग्राम किस में आपको मैच कर रहा है, ऑप्शन ए में कर रहा है सीधे निकल जाएगा, नहीं होता है भाई, प्रिज्म क्या करेगा, उसका विचलन करेगा। बी में कह रहा है कि 3 रंगों में बढ़ जा रहा है, एक वर्ण ये एक ही रंग का है तो 3 रंगों में बटेगा। यही दृश्य प्रकाश होता है हमारा, जो सूर्य से आती है तो उसमें 7 रंग होते हैं, तो वो 7 रंग में विभक्त होता है, वो बात सही है। अब एक वर्ण ये एक रंग वाला, तो वो फिर कितने रंग बटेगा भाई, तो दूसरा भी गलत है। सी जो है मैच कर ही रहा है, यानी हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और डी में दिखा रहा है ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर नहीं जाएगा, ऐसे आएगा। ठीक है, बात समझ में आई है, चलिएगा इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 18 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा नोट करिएगा। और 2 क्वेश्चन बचा है, आंखें भी चल रही हैं, रात को वीडियो बना रहे हैं 9 साढ़े 9 बजे, नींद आ रही है। आपको पता भी है खाने के बाद नींद आती है, क्यों, क्योंकि जब खाने के बाद खान सर की वीडियो देखे ही होंगे, बताए होंगे, खाने के बाद जो हमारे जो पूरे ब्लड हैं अब उस खाने पे अटैक करते हैं, तो उस समय हमारा मस्तिष्क क्या होता है, सुस्त पड़ जाता है, तो नींद आने लगती है। ठीक है, तो चलिएगा नोट करिए। 2 क्वेश्चन देख के हम भी चलते हैं सोने, उसके बाद सुबह तो आपको ये वीडियो मिलेगा ही, तो नोट करिएगा इसको।
इतना नोट करिए, देखते हैं। चलिएगा 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है इसमें। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण एक कार की हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है। हेडलाइट मतलब जो हमारी कार होती हैं, ठीक है, तो कार में आगे यहाँ पे देखे होंगे हेडलाइट होती हैं, ठीक है, हेडलाइट होती है। तो इस हेडलाइट में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो मान लीजिए हेडलाइट है तो भाई सामने की वस्तु दिखनी चाहिए, तो प्रकाश फैल जाएगा चारों तरफ, तो वो सामने की वस्तु दिखेगी नहीं। उसको प्रकाश को एक जगह हमको फोकस करना पड़ेगा सामने, कि हाँ भाई सारा प्रकाश सामने जाएगा तो वस्तु का जो है आगे स्पष्ट दिखाई देगी। तो इसको क्या करना पड़ेगा, ये जो यहाँ पे जो लैंप लगा है इसके जो प्रकाश है इसको क्या करना पड़ेगा, फैलाने से रोकना पड़ेगा। ये जो फैल रहा है इसको इससे रोकना पड़ेगा, यानी इसको एकत्रित करना पड़ेगा। एकत्रित कौन करता है, हमारा अभिसारी दर्पण। अभिसारी दर्पण, और अभिसारी दर्पण को ही क्या कहते हैं हम, अवतल दर्पण। क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। यानी जो हमारा कार होती हैं या जो भी कोई भी गाड़ियां हैं उसके जो हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आप लोग थ्योरी में भी पढ़ लेंगे तो अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के यूजेस बताए होंगे कि कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण का आप लोग ये दाढ़ी बनाने में हेडलाइट के रूप में प्रयोग किया जाता है, ये पढ़ लेंगे, ठीक है। तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है कार के हेडलाइट्स में। यहीं जो साइड मिरर होता है उसमें कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं, साइड मिरर में, ठीक है। जो साइड मिरर होता है मिरर, उसमें कौन सा प्रयोग करते हैं, तो हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का, ठीक है। साइड मिरर में उत्तल दर्पण का, बात समझ में आई है। चलिएगा तो अवतल दर्पण हेडलाइट में कौन सा प्रयोग करेंगे, अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 19 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर यहां पे देख लेते हैं, ये थोड़ा न्यूमेरिकल्स हैं, देख लीजिए। कह रहा है 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन 1 माइक्रो एम्पियर धारा बनाते हैं। 1 सेकेंड में, यानी टाइम बराबर दिया है 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन, हाउ मच इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें बताना है कितने इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे आपको आवेश पता है कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो इलेक्ट्रॉन पे इतना आवेश होता है, यही हमारा बराबर क्या हो जाएगा, क्यू, यानी समझिए क्यू का मान दिया है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि क्यू बराबर ई बराबर होता है इतना आवेश, ठीक है। तो 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन 1 माइक्रो एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर मतलब धारा, मात्रक से आपको समझना है। 1 माइक्रो एम्पियर यानी धारा, आई बराबर दिया है 1 माइक्रो एम्पियर। 1 माइक्रोन में आपको पता है कितना होता है, 10⁻⁻6, यानी आई बराबर कितना है, 10⁻⁻6 एम्पियर। ये आई का मान हो गया। तो हमें बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो आपको पता है क्या, Q बराबर क्या होता है, N × E, N × E, ठीक है। N × E होता है, ये होता है हमारा फार्मूला Q बराबर। एक होता है धारा का फार्मूला क्या होता है, I बराबर Q/T, Q/T। तो यहां से रख देंगे, तो यहां से Q का मान निकालेंगे यहां से, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, I × T, I × T, ठीक है। थोड़ा इक्वेशन बढ़िया से बना दे। ये होता है I बराबर Q/T, यानी आवेश की प्रवाह दर को हम धारा कहते हैं, और Q बराबर होता है N × E। तो यहाँ से हम Q का मान निकाले तो क्या हो जाएगा, I × T। इसको इक्वेशन फर्स्ट माने, इसको इक्वेशन सेकेंड। तो देखिए Q बराबर N × E है और Q बराबर I × T है, तो ये पक्ष तो आपस में क्या है, बराबर है, Q बराबर Q। तो N × E बराबर क्या हो जाएगा, I × T, यानी N × E बराबर क्या हो जाएगा, I × T। अब सारी वैल्यू दी है, E का भी मान दिया है, I का भी मान दिया है, T का मान, N का मान निकाल लेंगे, ठीक है। N का मान निकाल लेंगे, बात समझ में आई है। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से हम ये कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे बस रखना है, ये समीकरण इधर बना दे, थोड़ा सॉल्व करने में हो जाएगा इसको। यहाँ से बना देंगे Q बराबर I × T, इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा, दोनों को तुलना करेंगे तो ऊपर लिख दे थोड़ा, N × E बराबर I × T। तो यहाँ से N का मान निकालेंगे तो I × T बट्टा में कितना हो जाएगा, E। अब सबकी वैल्यू रख दीजिए, I का मान कितना है, 10⁻⁻6 है, गुणे T का मान 1,
बटे में ई का मान कितना है, तो 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, अब आपको घातांक का नियम पता है कि जो घात माइनस में होती है नीचे है तो ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगी, यदि ऊपर है उसको नीचे में लाएंगे तो माइनस में हो जाएगी, ये तो सबको पता है। और घाते जब बेस समान हो यानी आधार समान हो और गुणा में हो तो घाते जुड़ती हैं, भाग में हो तो घाते घटती हैं, ये भी आपको पता है। तो यहीं से आप कर सकते हैं, ये 10 है, ये बटे में 10 है, दोनों का बेस समान है, घात माइनस है, घात माइनस 19 है, तो बटे में तो घाते घटेंगी, घाते घटेंगी मतलब -6 में से -19 घट जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस यानी -6 + 19 बराबर कितना हो जाएगा, +13। ये से भी कर सकते हैं, या आप क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, इस घात को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, यानी 1/1.6 गुणे क्या बचेगा, 10 की पावर क्या है हमारा -6 है, गुणे इसको ऊपर ले गए हैं तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर +19 हो जाएगा। अब देखिए इसका भी बेस समान है, 10 है, तो घाते जुटेंगी यानी -6 प्लस 19 यानी जुटेगी तो -6 प्लस 19 कितना हो जाएगा, +13, जो अभी किए थे वही आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से करेंगे तो इसका भाग भी कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, तो भाग कर लेते हैं भाई, कितना हो जाएगा, भाग करेंगे तो ठीक है, आपका 1 में भाग करना है 1.6 से, तो कितना हो जाएगा, 1 में भाग के 1.6 से तो आया है 0.625, कितना आया है 0.625, इधर तक दिखाई दे रहा है आपको, रुकिए देख लेते हैं। चलिएगा, या यहीं पे लिख दे रहे हैं, ठीक है, उधर ना जाके। अब देखिए यहां से भाग करेंगे 1 में 1.6 से तो आया है, यानी n बराबर यहाँ पे लिख दे रहे हैं 0.625 गुणे उसको सॉल्व किए तो कितना है, 10 की पावर 13 आया है, 10 की पावर 13 आया है। ठीक है, अब ऑप्शन में इतना मैच कर रहा है तो आपको ऑप्शन में इतना मैच कर रहा है नहीं, दशमलव को एक स्थान इधर आपका खिसकाया है, सारे ऑप्शन में देखेंगे तो 6.25 दिया है, तो इसको भी चेंज करेंगे। ठीक है, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 6.25 गुणे, अब देखिए दशमलव इधर लेके गए हैं ना, दशमलव इधर लेके गए हैं तो जो दशमलव दाएं तरफ जाता है तो घात किस में चढ़ता है, माइनस में, जितना स्थान ले जाएंगे, कितना स्थान ले गए, एक स्थान है तो एक स्थान चढ़ जाएगा, गुणे 10 की पावर क्या है 13 है, फिर -1 का +13 कितना हो जाएगा 12, यानी यही हो जाएगा 6.25 गुणे 10 की पावर 12 इतने इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी 6.25 गुणे 10 की पावर 12 इलेक्ट्रॉन एक सेकेंड में 1 माइक्रो एम्पियर की धारा क्या करेंगे, उत्पन्न करेंगे। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 6.25 गुणे 10 की पावर 12, ऑप्शन किसमें दिया है, 20 का ऑप्शन नंबर बी, 20 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 6.25 गुणे 10 की पावर 12, यानी ये जो 20 नंबर क्वेश्चन है ये इसका सोल्यूशन है। स्टेप बाय स्टेप नोट कर लीजिएगा, थोड़ा ये वाला पार्ट उधर होना चाहिए लेकिन इधर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जो वीडियो देखेगा कंटिन्यू तो उसको तो समझ में आ जाएगा ऐसे ऐसे सोल्व आया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 20 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया है। बात समझ में आई होगी दोस्तों, तो इस वीडियो में बस इतना ही, 10 क्वेश्चन बड़ी तरीके से सबको समझ में आया है। ठीक है, फुल टाइम हर एक क्वेश्चन पे देके समझाया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, तो लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर लीजिएगा। ठीक है, और जो लोग भी चैनल पे नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके हमारे साथ जुड़ जाएगा, ताकि जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे उसके नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसके पार्ट 3 के साथ, यानी जो 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको अगले वीडियो में देख लेते हैं, उससे हमारा उसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा एक मॉडल पेपर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।